मनोरमा जी अपने कमरे में बैठी बैठी बोर हो रही थी। इसीलिए अपनी बहू रचना के पास जाकर बोली, बहू कोई काम हो तो बता दो, मैं कर देती हूँ। तो रचना ने हमेशा की तरह रूखेपन से जवाब दिया, माँ जी आपसे कुछ नहीं होगा, आप जाकर चुपचाप आराम करें। तो मनोरमा जी की चुपचाप वापस अपने कमरे में लेट गई। शाम को जब उनका बेटा सुमित ऑफिस से घर आया तो मनोरमा जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा की तस्वीर नीचे गिरकर टूट गई है। मैंने उठाई तो मेरे हाथ में भी कांच लग गया। मुझे तो नज़र नहीं आता, तुम थोड़ा देख लोगे क्या? और बेटा अपने पापा की तस्वीर को जब समय मिले तो उसका शीशा लगवा देना। घर में टूटी हुई तस्वीर। मनोरमा जी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उनका बेटा सुमित गुस्से से बोला, माँ क्या ज़रूरत था आपको पिताजी की तस्वीर को बार बार उतारने की? पर बेटा, माँ प्लीज़, आप छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत किया करो। मैं ऑफिस से थक हार कर आता हूँ, थोड़ा आराम भी करने दिया करो। बोलकर सुमित अपने कमरे में चला गया तो मनोरमा जी के दिल में एक टीस उठी। उनका मन भारी हो गया क्योंकि उनके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और फिर भी बेटे ने उनकी बात को अनसुनी कर दी। अपने आंसू पोंछकर मनोरमा जी वहां से उठी और अलमारी की दराज में कुछ ढूंढने लगी। एक पुराना सा चश्मा जिसकी फ्रेम की एक डंडी टूटी हुई थी, उसको देख उनकी आंखों में चमक आ गई। मनोरमा जी ने अपने चश्मे को थोड़ा साफ किया और फिर कांपते हाथों से उसको पहन अपने हाथ से वो कांच निकालने लगी। बहुत कोशिश करने पर आखिरकार वो शीशा निकल ही गया। दिन प्रतिदिन ये व्यवहार और बड़ा होता जा रहा था। कभी कभी रचना तो कह भी देती, इतनी उम्र हो गई है लेकिन फिर भी माँ जी एक जगह नहीं बैठ सकती। जब देखो किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती है। तो सुमित भी रचना का साथ देते हुए कहता है, माँ आप एक जगह नहीं बैठी रह सकती क्या? इधर उधर ताका झांकी करने की क्या ज़रूरत है? बेटे बहू की बातें सुनकर मनोरमा जी का दिल और ज़्यादा टूट जाता। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ही घर में वो पराये जैसे महसूस करेगी। मनोरमा जी अपनी उम्र के आखिर पड़ाव पर थी। बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पे झुर्रियाँ की लकीरें जिंदगी के संघर्षों की गवाही दे रही थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लगा दिया। पति के देहांत के बाद उन्होंने अकेले ही तो दोनों बच्चे को पाला था। न दिन का होश रहता और न रात का। बस एक ही सपना था कि उनके बच्चे खुशहाल जिंदगी जिए। जब सुमित बड़ा हुआ, नौकरी भी लग गया और शादी भी हो गई तो मनोरमा जी को लगा कि अब उनके जीवन में सुकून आएगा। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसे उन्होंने सोचा था। बहू आते ही बात पर मनोरमा जी को टोकने लगी। बहू के साथ साथ बेटे के व्यवहार भी बदलाव आने लगा। तो मनोरमा जी को एक महसूस होने लगा कि वो इस घर में एक बोझ बन गई है। मनोरमा जी की बेटी प्राची जब भी अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती तो मनोरमा जी के आवाज़ में उदासी महसूस करती। माँ सब ठीक तो है ना? रचना कई बार पूछती, लेकिन मनोरमा जी अब हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ हाँ बेटा सब अच्छा है। लेकिन दिल ही दिल में अपनी तकलीफ़ें छुपा रही थी। एक दिन जब प्राची मायके आई तो उस वक्त रचना और सुमित घर पर नहीं थे। वो सीधी अपनी माँ के कमरे में गई तो उसने महसूस किया कि माँ की आंखें सूजी हुई है। वो समझ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है। माँ सच बताइए, आप रो रही थी ना? भैया भाभी आपको कुछ कहते हैं क्या? प्राची ने चिंतित होकर पूछा। तो मनोरमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस कभी कभी तुम्हारे पिताजी की याद आ जाती है, इसीलिए आंखें भर आई थी। मनोरमा जी प्राची को कुछ नहीं बताना चाहती थी कि बेटा बहू उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन प्राची सब समझ रही थी पर कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि अगर उसने अपने भाई भाभी को कुछ कहा तो उसके चले जाने के बाद वो माँ को और भी बातें सुनाएंगे। ये सोचकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ
आप मेरे साथ मेरे घर चलो ना प्राची। प्राची की बात सुनकर मनोरमा जी की धीरे से बोली, कैसी बातें कर रही है माँ? बेटा, कोई माँ अपनी बेटी के घर कैसे रह सकती है? अरे माँ तो अपनी बेटी के घर का पानी तक भी नहीं पीती, तो मैं तेरे घर कैसे जा सकती हूँ? और लोग क्या कहेंगे कि बेटे बहू के होते हुए भी माँ अपनी बेटी के घर रहती है। इसीलिए बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे बहू के लिए बारे में लोग कुछ भी कहे। माँ की बातें सुनकर प्राची समझ चुकी थी कि चाहे वो कितना भी कह ले, लेकिन माँ उसके साथ नहीं जाएगी। कुछ देर तक अपनी माँ के साथ हालचाल बांटकर प्राची वापस अपने ससुराल चली गई। अगले दिन रविवार था। सुमित और प्राची तैयार होकर घर से बाहर जाने लगे तो उनको ऐसे जाते हुए कहकर देखकर मनोरमा जी ने कहा, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? तो रचना उनकी ओर गुस्से से देखते हुए बोली, माँ जी आपको इतनी भी समझ नहीं है कि जब कोई बाहर जा रहा हो तो उसे टोका नहीं करते? तभी सुमित ने जल्दी से रचना का हाथ पकड़ा और बोला, अरे रचना, तुम भी किसे समझा रही हो? देर हो रही है, चलो। फिर माँ के मुड़ कर बोला, और हाँ माँ, तुम पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सुनो, हम 2 दिन के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं। बोलकर सुमित और रचना दरवाज़ा बंद करके चले गए, बिना ये सोचे कि उनके जाने के बाद माँ अकेली कैसे रहेगी, क्या खाएगी। मनोरमा जी चुपचाप दरवाजे की ओर देखती रह गई, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो, लेकिन उनके पास शब्द नहीं थे। अब दोपहर हो चली थी और भूख से उनका पेट ऐंठ रहा था। वो उठी और धीरे धीरे रसोई में गई, पर वहाँ का हाल देखकर उनका दिल बैठ गया। झूठे बर्तनों का ढेर लगा लगा हुआ था, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे रचना ने जल्दी जल्दी में कुछ भी समेटने की जरूरत ही नहीं समझी। थकान और भूख के बावजूद भी मनोरमा जी ने पहले रसोई की साफ सफाई की। हाथों में अब वो ताकत नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को भी संभाला और गैस चालू कर अपने लिए दाल चावल चढ़ा दिए। फिर थोड़ी देर के लिए वही रसोई में बैठ गई। थकान इतनी थी कि कब उनको आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा चावल और दाल का गैस तो बंद पड़ा है। दाल और चावल अभी पक्के भी नहीं थे। उन्होंने दोबारा गैस चालू की, लेकिन आग की लो बस हल्की सी टिमटिमा रही थी। टिमटिमा कर बुझ गई। शायद सिलेंडर खत्म हो गया था। फिर सोचने लगी कि फ्रिज में रखा खाना ही खा ले, लेकिन जब फ्रिज खोला तो फ्रिज में भी कुछ नहीं था। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी, क्या अब उन्हें अपने ही घर में इस तरह 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझना पड़ेगा? मनोरमा जी के सब्र का बांध आखिरकार टूट चुका था। भूख और कमजोरी के कारण अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। सुमित और रचना के लौटने की कोई खबर भी नहीं थी। न कोई फ़ोन आया, न कोई संदेश। कांपते हुए हाथों से मनोरमा जी ने मोबाइल उठाया। कुछ देर तक नंबर ढूंढती रही और फिर बेटी का नाम आते उंगलियां रुक गई। तो एक गहरी सांस लेते हुए मनोरमा जी ने फ़ोन लगा दिया। जैसे ही प्राची ने फ़ोन उठा लिया तो मनोरमा जी की रूंधी हुई आवाज़ निकली, अब यहाँ और नहीं रह सकती, तुम आ जाओ बेटी। तो प्राची ने कहा, तुम चिंता मत करो माँ, मैं आ रही हूँ। ये सुनते ही मनोरमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये वही बेटी थी जिसके बार बार कहने पर भी मनोरमा जी उनके साथ नहीं गई, क्योंकि उनका मानना था कि बेटियां पराया धन होती है। इसी सोच ने उन्हें कभी ये एहसास ही होने नहीं दिया कि उनकी बेटी भी उनकी संतान है, जो आज भी उन्हें उतना ही चाहती है जितना पहले चाहती थी। लेकिन आज जब कोई सहारा नहीं दिखा तो बेटी के पास ही फ़ोन मिला बैठी। अपने आंसू पोंछते हुए मनोरमा जी ने फ़ोन कान से हटाया, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। आज पहली बार उन्हें लग रहा था कि वो अकेली नहीं है, अब कोई अपना आ रहा है। लेकिन आंखों में फिर भी आंसू थे, क्योंकि जो बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए था, वही उन्हें अकेलेपन की इस खाई में धकेल चुका था।
उन्होंने घर के चारों ओर नज़र दौड़ाई तो हर कोना वीरान लग रहा था। ये वही घर था जहाँ कहीं सुमित की हंसी गुजरा करती थी, जहाँ उनके हाथों से बने खाने की महक पूरे घर में फैल जाती थी। लेकिन अब इस घर में बस सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो दिल को चीर रहा था। करीब 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी तो मनोरमा जी ने लड़खड़ाते कदमों में से दरवाज़ा खोला तो सामने आंखों में चिंता, चेहरे पे गुस्सा और दिल में माँ के लिए बेइंतहा प्यार